नमस्कार, खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। इस बुलेटिन में आपको दिखाते हैं हर खबर की पूरी विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बिहार में बिजली की कमी की समस्या दूर हो जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बरौनी एनटीपीसी की यूनिट का शनिवार को लोकार्पण किया। एनटीपीसी की बरौनी थर्मल पावर स्टेशन में स्टेज 2 के 500 मेगावाट क्षमता के 2 यूनिट का लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बिजली विभाग के सभी अधिकारी मौजूद रहे। लोकार्पण के बाद सीएम नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में ऊर्जा के क्षेत्र में देश भर में काम करने के लिए पीएम और ऊर्जा मंत्री के प्रति आभार जताया। वहीं बेगूसराय के बाद सीएम बाढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने पावर यूनिट्स का लोकार्पण किया। एनटीपीसी बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन की यूनिट 1 की क्षमता 660 मेगावाट है, जबकि एनटीपीसी बरौनी थर्मल पावर स्टेशन की स्टेज 2 की क्षमता 500 मेगावाट है। बिहार को हर साल 6381 मेगावाट बिजली चाहिए। इस दिशा में ये दोनों एनटीपीसी की यूनिट सहायक होगी। बिहार में प्रशासन और पुलिस की अवैध कमाई पर कार्रवाई के बाद अब निगरानी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। निगरानी विभाग ने सासाराम नगर निगम के नगर आयुक्त राजेश कुमार गुप्ता के आवास पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई में स्थानीय पुलिस भी शामिल रही। राजेश गुप्ता के पटना स्थित आवास में भी छापेमारी की गई, जिसमें करोड़ों की संपत्ति की जानकारी मिली है। पटना आवास में छापेमारी में कैश और जेवरात बरामद किए गए। इसके साथ ही आनंदपुरी में स्थित फ्लैट से लाखों रुपए कैश बरामद किए गए। 5 सोने के बिस्किट और जेवर भी बरामद किए गए। पटना में अब तक 4 फ्लैट का पता लगा है। निगरानी की टीम ने शनिवार दोपहर तक लगभग 15 लाख रुपए कैश गिन लिए थे। सासाराम के डीएम कॉलोनी स्थित सरकारी आवास और पटना में छापेमारी में लाखों की दौलत का पता चला। वहीं अररिया के फारबिसगंज स्थित आलीशान बंगले में भी शनिवार को निगरानी की टीम ने दबिश दी। राजधानी में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। पटना सिटी के चौक शिकारपुर इलाके में एक युवक की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतक का नाम रविंद्र शर्मा उर्फ हंटर शर्मा था। वो अपने घर में ही कपड़ा सिलाई का काम करता था। घटना के वक्त वो अपने घर में ही सोया हुआ था। इसी दौरान किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अपराधियों ने ऑटोमेटिक पिस्टल से उसे 3 गोली मार दी। ऑटोमेटिक पिस्टल से हत्या के कारण किसी ने गोली की आवाज नहीं सुनी। परिजनों का कहना है कि कालीस्थान मोहल्ले की रहने वाली एक लड़की के साथ लंबे समय से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसे कई बार जान से मारने की धमकी भी मिल चुकी थी। हालांकि पुलिस गोली मारने की बात से इनकार कर रही है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि पत्थर मारकर उसकी हत्या की गई। घटना की जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में एक बार फिर कश्मीरी युवक की पिटाई से माहौल गर्म हो गया। कश्मीरी युवक लंबे समय से गर्म कपड़ों का व्यवसाय रांची में करता था। पीड़ित के अनुसार उनसे धार्मिक नारे लगाने को कहा गया, लेकिन इससे जब वो मना कर दिया तो फिर उसकी पिटाई शुरू कर दी गई। हालांकि इस मारपीट को लेकर दूसरे पक्ष का कहना है कि बीच सड़क में रिक्शा खड़ा कर दिया गया था, जिससे आने जाने में परेशानी हो रही थी, जिस कारण विवाद हुआ। वहीं कश्मीरी युवकों पर घर में महिला को अकेली देखकर जबरन घुसने का आरोप लग रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस 3 लोगों को हिरासत में ले चुकी है। इन लोगों से झगड़ा हुआ, इन लोगों को लाया गया है और उन लोग से हम पूछताछ अभी कर रहे हैं, कौन था कौन नहीं था, क्या कह रहा था। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। आपको बता दें कि पिछले दिनों भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी है, जिसमें कश्मीरी युवकों के साथ मारपीट की गई। पंचायत चुनाव की वजह से कई गांवों में वर्चस्व की लड़ाई खुलकर हो रही है। नवादा में भी चुनावी रंजिश में विजयी मुखिया के समर्थक के घर पर हमला किया गया है। मामला नारदीगंज थाना क्षेत्र के परमा गांव का है। आरोप है कि शुक्रवार की रात मुखिया दर्शनिया देवी के समर्थक रामचंद्र प्रसाद के घर पर विरोधी खेमे के प्रमोद यादव ने हमला कर दिया। इसके साथ ही प्रमोद यादव ने अपने समर्थकों के साथ घर के बाहर खड़ी बस और मैजिक को आग के हवाले कर दिया। रामचंद्र प्रसाद के घर में संचालित
पीएनबी के ग्राहक सेवा केंद्र में तोड़फोड़ की गई। वहां रखे 12 लाख रुपए भी लूट लिए गए। पंचायत चुनाव के दौरान रामचंद्र प्रसाद ने बोगस वोटिंग का विरोध किया था, जिसकी वजह से प्रमोद यादव का खेमा भड़का हुआ था और शुक्रवार की रात प्रमोद यादव अपने 20 से ज्यादा समर्थकों के साथ रामचंद्र प्रसाद के घर पहुंचे और हमला बोल दिया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने 10 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। बेगूसराय के निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान एक युवक की मौत के बाद जमकर हंगामा देखने को मिला। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर अस्पताल में तोड़फोड़ की। इस दौरान आगजनी भी की गई। पूरी घटना बलिया थाना इलाके के बलिया बाजार स्थित होप हॉस्पिटल की है। बताया जा रहा है कि पोखरिया निवासी बंसराज यादव के पुत्र राजीव कुमार को होप हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां शुक्रवार की शाम उसका ऑपरेशन होना था। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद बेहोशी की सुई देने के दौरान ही राजीव कुमार की मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। ऑपरेशन करने के लिए आया, उसका नस गलत किया गया। इसके बाद अस्पताल के डॉक्टर और कर्मी मौके से फरार हो गए। हंगामे की सूचना पर बलिया थाना पुलिस और सीओ मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद अधिकारियों के समझाने पर लोग शांत हुए। शराब पर सबसे बड़ी शपथ के बाद दानापुर पुलिस एक्टिव हो गई है। शाहपुर पुलिस ने छापेमारी कर गंगा किनारे चल रही शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया। पुलिस की ये छापेमारी कई घंटे तक चली। इस दौरान हजारों लीटर शराब को नष्ट किया गया। वहीं जावा महुआ को सोन नदी में बहाया गया। पुलिस को खबर मिली थी कि गंगा के किनारे शराब कारोबारी चोरी छिपे शराब का निर्माण कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने रेड डालकर कार्रवाई की। एक दिन पहले ही मुंगेर की असरगंज पुलिस ने भी अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी। थाना क्षेत्र के बैजलपुर गांव में अवैध शराब कारोबारी के घर पर छापेमारी की गई थी। छापेमारी में तस्कर के घर से बड़ी मात्रा में देसी शराब के साथ साथ विदेशी शराब और देसी शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए। सरकार की सख्ती के बाद पुलिस भी सक्रिय है। झारखंड में सक्रिय उग्रवादियों और संगठित गिरोहों पर अब पुलिस सख्ती के मूड में है। आर्म्स सप्लायर चेन पर एटीएस की दबिश देखने को मिल रही है। पिछले 1 महीने में ही 9 आर्म्स तस्करों की गिरफ्तारी की गई। सबसे बड़ी बात है कि गिरफ्तार आरोपियों में 3 का संबंध बीएसएफ और सीआरपीएफ से है। वहीं जांच बढ़ने के साथ इसका दायरा इंटर स्टेट से विदेशों से जोड़ने के आसार है। हथियार तस्करी में बीएसएफ और सीआरपीएफ जवानों के शामिल होने के खुलासे के बाद झारखंड पुलिस की तरफ से एक डिटेल रिपोर्ट भी तैयार किया जा रहा है, जिसमें सभी तथ्यों को शामिल किया जाएगा और उसे बीएसएफ सीआरपीएफ के वरीय अधिकारियों को भेजा जाएगा, ताकि रैकेट में शामिल अधिकारियों और जवानों को चिन्हित किया जा सके। एटीएस की जांच में साबित हो चुका है कि सभी बरामद कारतूस सेंट्रल फोर्सेज के हैं। वहीं हथियार के निर्माण का नया लिंक भी सामने आया है, जिसमें बिहार के मुंगेर के अलावा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर हथियार की अवैध फैक्ट्री लगाने का खुलासा हो रहा है। बोकारो के अमलाबाद में बंद पड़े पर्वतपुर कुल ब्लॉक में अवैध खनन के दौरान चाल धंसा है, जिसमें 4 लोगों के दबे होने की बात कही जा रही है। दबने वालों में 1 महिला और 3 पुरुष बताए जा रहे हैं। सभी पर्वतपुर कोल ब्लॉक के बगल में स्थित तिलाटाड़ गांव के रहने वाले हैं। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। घटना शुक्रवार और शनिवार के बीच की रात की है। हालांकि पुलिस कार्रवाई के डर से मृतकों के परिजन सामने नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि बंद पड़े पर्वतपुर कोल ब्लॉक में अवैध खनन चल रहा था, जिसमें अचानक से चाल धंसने से उत्खनन कार्य में लगे कई लोग फंस गए। आनन फानन में कुछ लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन उसमें 4 मजदूर अंदर ही दबे रह गए। शनिवार की सुबह न्यूज 18 से बातचीत में चास एसडीपीओ ने हादसे में किसी के दबे होने की जानकारी से इनकार किया है। वहीं पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। बिहार पंचायत चुनाव रिजल्ट ने कई राजनीतिक मठाधीशों के किले को ध्वस्त कर दिया है। ऐसा ही एक नाम सिवान के रघुनाथपुर प्रखंड का कुसारा पंचायत से सामने आया है, जहां पिछले 42 सालों से मुखिया पद पर आरजेडी विधायक हरिशंकर यादव के परिवार का कब्जा था। लेकिन इस बार विधायक अपने बेटे सुरेंद्र यादव चुनाव जिताने में सफल नहीं हो सके।
पंचायत क्षेत्र में सूर्यवलिया निवासी चंदन कुमार पाठक ने 494 मतों से चुनाव जीतकर विधायक परिवार से मुखिया पद छीन लिया। हरिशंकर यादव पहली बार साल 1979 में मुखिया बने। इसके बाद से अब तक लगातार उनके ही परिवार से कोई न कोई मुखिया का चुनाव जीतते आया है, लेकिन इस बार चंदन ने उनका किला ध्वस्त कर दिया। खुद हरिशंकर यादव 27 साल मुखिया रहे। आज भी क्षेत्र में बहुत सारे लोग उन्हें मुखिया जी कहकर ही संबोधित करते हैं। साल 2006 में कुशहरा पंचायत से विधायक हरिशंकर यादव ने अपनी पत्नी इंदू देवी को मुखिया बनवाया। इसके बाद साल 2011 से अब तक उनके पुत्र सुरेंद्र यादव यहां से मुखिया रहे। रंग बिरंगी आतिशबाजी की रोशनी से पूरा आसमान नहा उठा है। खुशी के मारे ग्रामीणों का हुजूम जोर शोर से नारे लगा रहा है। महज 21 साल 2 महीने की उम्र में फतेहपुर पंचायत की बहुरानी आयशा खातून ने बिहार की दूसरी सबसे युवा मुखिया बनने का रिकॉर्ड जो अपने नाम कर लिया है, तो पंचायत ही नहीं, एक गांव में उत्सव सा नजारा है। तो बहुरानी से मुखिया बनी आयशा खातून बखूबी नई जिम्मेदारी निभाने का वादा करती दिख रही हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि फतेहपुर पंचायत की सारी जनता हम सपोर्ट किया है, हम पर विश्वास किया है। इससे पहले शिवहर की होनहार बेटी अनुष्का सिंह महज 21 साल की उम्र में कुशहर पंचायत की मुखिया चुनी गई थी, तो शिवहर के गांव-गांव में खूब जश्न मना था। तो अब उत्सव मनाने की बारी भागलपुर की है। सोशल मीडिया स्टार पटना वाले खान सर की पॉलिटिक्स में एंट्री हो गई है। जी हां, वे सीधे किसी चुनाव में नहीं उतरे हैं, लेकिन दोस्त के लिए पंचायत चुनाव का प्रचार जरूर किया। प्रचार के दौरान उनका एक वीडियो खूब देखा जा रहा है। यह वीडियो वैशाली जिले के सहदेव बुजुर्ग ब्लॉक की सलाह पंचायत का है। खान सर अपने दोस्त विपिन सर के लिए प्रचार कर रहे थे। विपिन सलाह पंचायत से मुखिया पद के प्रत्याशी थे। उन्हें 101 वोटों से जीत मिली है। प्रचार के वीडियो में खान सर ने लोगों से किसी प्रत्याशी की ओर से पैसे दिए जाने पर न बिकने की अपील की थी। कहा था कि अभी एक खस्सी भी 5000 में मिलता है, फिर आदमी 1000 में कैसे बिक सकता है। 1000 के बदले 5000 लीजिए, लेकिन वोट अपनी मर्जी से दीजिए। खान सर जीएस टॉपिक पर पटना में कोचिंग पढ़ाते हैं। जीएस टॉपिक को अपने देसी अंदाज में आसान तरीके से पढ़ाने के लिए वे चर्चा में आए। उनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है, जिस पर वो अलग अलग टॉपिक पर वीडियो बनाकर डालते हैं। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, ये कहानी है, लेकिन सही साबित हुई है लखीसराय में। मामला किऊल स्टेशन का है, जहां आरपीएफ जवानों की मुस्तैदी की वजह से एक यात्री की जान बच गई। दरअसल पटना धनबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस से एक यात्री उतर रहा था, तभी उसका पैर फिसल गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि युवक किस तरह ट्रेन की हैंडल को मजबूती से पकड़े हुए है, लेकिन ट्रेन की तेज गति के कारण वो घिसट रहा है। ट्रेन के साथ घिसट रहे युवक पर आरपीएफ के जवानों की नजर पड़ी तो 2 जवान तेजी से उस युवक की ओर दौड़े। युवक प्लेटफॉर्म पर गिर गया। युवक गिरकर ट्रेन की चपेट में आता है। उससे पहले ही आरपीएफ जवान ने उस युवक को थाम लिया और युवक की जान बच गई। युवक की जान बचाने के लिए आरपीएफ जवान दीपेश कुमार और राजेंद्र यादव की हर ओर तारीफ की जा रही है। सेना सुरक्षा से इतर सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। वायुसेना ने सिमडेगा के बच्चों और शिक्षकों की काउंसलिंग की। विंग कमांडर ए प्रदीप रेड्डी और उनकी टीम ने बच्चों के साथ जिले के डेडिकेटेड शिक्षकों को भी वायुसेना में भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी। खासकर ये बताया कि कैसे बच्चे मैथ और साइंस पढ़कर वायुसेना में अच्छी नौकरी के साथ देश सेवा भी कर सकते हैं। विंग कमांडर की बातों से बच्चे भी काफी प्रभावित हुए, जिससे ये शिक्षक ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाले बच्चों को भी वायुसेना के प्रति जागरूक कर सकेंगे। जानकारी लेने आए सिमडेगा के शिक्षकों ने सबसे ख्याति प्राप्त शिक्षक स्मिथ सोनी, जिन्हें उनके काम के लिए राष्ट्रपति पदक भी मिल चुका है, उन्होंने बताया कि वायुसेना और शिक्षकों के बीच संवाद का यह पहला अवसर है। इससे आने वाले समय में जिले को फायदा मिलेगा। अपॉर्चुनिटीज बहुत है, बट बच्चे अवेयर नहीं।
नल जल योजना नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के संवेदक की लापरवाही की वजह से पूर्णिया में ये योजना धरातल पर फेल होती नजर आ रही है। पूर्णिया की कई पंचायतों में लाखों की लागत से वाटर टैंक का निर्माण कराया गया, पाइप भी बिछा दी गई, लेकिन 6 महीने के भीतर ही पानी की सप्लाई बंद की, जिससे वाटर टैंक सफेद हाथी बने हुए हैं। पूर्णिया की रूपसपुर खागहा की बात करें तो यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि यहाँ 3 महीने तक ही वाटर टैंक बनने के बाद पानी सप्लाई हुई, उसके बाद पाइप फट गया और नलों की टोटी गायब हो गई। वाटर टैंक के संचालक की माने तो उन्होंने संवेदक को पाइप फटने की जानकारी दी, लेकिन अब तक वो संवेदक पहुंचा ही नहीं। संचालक ने इस बीच अपना दुखड़ा भी सुना दिया कि उन लोगों को 2000 रुपए महीने का मानदेय मिलता है, लेकिन 6 महीने से 1 रुपया तक नहीं मिला। सीमांचल के बाजारों में अब पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश से आने वाले ब्यालर अंडे की जगह कटिहार में उत्पादित अंडे की दस्तक होगी। सरकार द्वारा अनुदान की व्यवस्था के बाद मुर्गी पालन के साथ अंडा उत्पादन को लेकर कवायद शुरू है। पशुपालन विभाग द्वारा समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत जहां जिले में मुर्गा और अंडा उत्पादन के लिए आत्मनिर्भर बनाने को लेकर जिले में जमीनी स्तर पर कार्य शुरू हो गया है। इस कार्य के लिए 40% अनुदान दिया जा रहा है। जिले के युवा लेयर फार्म के जरिए न सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। कौवाबाड़ी मोहल्ले के फार्म में रोजाना लगभग 5000 अंडे का उत्पादन होता है। बता दें कि जिले में लगभग 7000 लोग अंडे के उत्पादन और बिक्री के कारोबार से जुड़े हैं और यहां अंडे के उत्पादन से उन्हें भी काफी राहत मिल रही है। साथ ही इसकी कीमत पर असर होने से इसका प्रत्यक्ष लाभ लोगों को भी मिलेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।